जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तुम लोगों की सिंसियरिटी देखकर कि सर प्री सिक्योर क्या डिसकंटिन्यू हो गया है, ये कब से रिज्यूम होगा, ये क्वेश्चन देखे ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सिंसियर हो। एक्चुअली बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, मेरी हेल्थ भी बिल्कुल सही है, हेल्थ को लेकर भी कोई इशू नहीं है। हुआ क्या था कि कुछ टेक्निकल इशू मेरे लैपटॉप में आ रहा था एंड सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग तो मैं उसको सही नहीं करवा पाया था। अब ये मैंने सही करवा लिया है, आपका प्री सिक्योर का सेशन फिर से उसी तरह से रीस्टार्ट हो गया है ना। पिछले वीक के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे प्री सिक्योर बेस्ड, वो भी मैं अब इस वीक में आप देख भी सकते हो यहाँ पर इस थंबनेल में भी, आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये टॉपिक्स कि पिछले वीक के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो भी मैं इंक्लूड करते जाऊँगा आज के सेशन में, कल के सेशन में, जिससे कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा आपका। इन द मीन टाइम प्रशांत सर आपको डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करवा ही रहे थे, आसाम प्रहरी मैंने आज करवाया ही है, हाफ वाली सीरीज भी आपका है रेगुलर। सो एकदम परेशान होने की बात नहीं है, तुम बस अपनी यही सिंसियरिटी ना मेंटेन रखना। मुझे ये सिंसियरिटी तुमसे चाहिए अगले 1-2 साल के लिए, फिर आपके सपने जरूर सच होंगे। कौन रोकेगा फिर सपने सच होने से। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ द डे। आज के टॉपिक हम लोग क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, तो पहला टॉपिक होगा राजी ट्राइब पे रिलेटेड। राजी ट्राइब, अब प्रीलिम्स में राजी ट्राइब क्या है, क्या रेलेवेंस है, वो तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ मेंस में इंडियन सोसाइटी के जो आंसर्स होते हैं ना, आप वहाँ पर राजी ट्राइब से रिलेटेड डिटेल्स कोट कर सकते हो। अभी मेंस के लिए जो हम इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैं तुमको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए ना, जो लोग भी कर रहे हैं मेंस की क्लासेस, जो लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे उनके लिए भी करवाएंगे करंट अफेयर्स। इसलिए क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ना अब APSC हो या UPSC हो उसमें आपके मेंस के मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये हम देखेंगे राजीव ट्राइब का। देन वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में ना स्टूडेंट एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करता है। रिसेंट पिछले 5 सालों से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड मैप मतलब उसमें इंडिया का भी मैप हो गया, वर्ल्ड के भी डिफरेंट प्लेसेस हो गए, और इसलिए स्मार्ट आईएएस में हम लोग तुमको मैप की क्लासेस भी दे रहे हैं ना, मैप बेस्ड क्लासेस अलग से, क्योंकि एस्पिरेंट ना मैप को बड़ा इग्नोर करता है। उसका नुकसान आपको प्रीलिम्स में होता ही है, साथ ही साथ आप मेंस में मैप नहीं ड्रॉ कर पाते हो। इसलिए हम आपको मेंस में, इसलिए हम लोग आपको क्लासेस में भी मैप बेस्ड क्लासेस दे रहे हैं। उसको सिंसियरली करो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप A4 साइज़ वाला मैप खरीद लो, एटलस खरीदो, प्रैक्टिस करो, अपने कमरे में हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा के रखे हो, उसको हटाओ और मैप लगाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको सिंसियरली लेना। सो एक टॉपिक हमारा हो जाएगा CAN रेबर, इससे रिलेटेड क्या करंट इवेंट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और लोकेशन क्या होगा वो देखेंगे। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिसेंट में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुआ था ये भी तुम्हें बताया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सिएरा लियोन में पहला इनका वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। देन टोकरा आइलैंड, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, अब ये कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, और इसमें इंडिया का क्या रोल है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में, किस पर्पस से इस कमीशन को, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट वी विल डिस्कस। इंटरनेशनल मून डे को हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल वही उसी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी फेलो एस्ट्रोनॉट्स मून पे अपना पहला कदम रखते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होंगी उसको लेकर, बट हमें ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं जाना है। हम चाय की दुकान पर बैठ के चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं, हम चाय पर चर्चा करने वाले लोग हैं, मतलब काम की बातें चर्चा में करेंगे हम लोग। सो इंटरनेशनल मून डे, इसका रेलेवेंस क्या है, किस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन को, साइंस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाता है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। देन माउंट ल्यूटोबी, अगेन वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस। टुवालू आइलैंड्स, CITB टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर पहले जो टेस्ट होते थे चाहे ब्लड से हो या म्यूकस से हो, अब क्या हुआ, एक बड़ा सिंपल टेस्ट स्किन बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, जिससे TB की रोकथाम बड़े अच्छे से हो सकेगी। इंडिया का TB को लेकर क्या गोल है, कब तक इंडिया ने डिसाइड किया है कि TB को रोकना है, कोई बताएगा मुझे आगे, वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन मेरी पंचायत ऐप, अब पंचायत वेब सीरीज देखकर तुमने बड़ा मजा लिया होगा, विनोद का एक्टिंग और बाकी लोगों की एक्टिंग देखकर, प्रधान जी, सचिव जी की एक्टिंग, विधायक जी का डांस देखकर। यहाँ मेरी पंचायत ऐप की बात करेंगे, जिसको अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। क्यों अवार्ड दिया गया है, बिकॉज इट इज़ इनेबलिंग डिजिटल गवर्नेंस को लोगों के पास लेकर जा रहा है डिजिटल मीडियम से। सो ये आज के हमारे प्री सिक्योर के टॉपिक्स होंगे एंड देन फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो ये आज का हमारा प्री सिक्योर होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक आपका हो गया राजी ट्राइब से रिलेटेड। आप यहाँ पहले ये आर्टिकल देखो आउटलुक का, आउटलुक में क्या बोल रहा है, द राजी ट्राइब ऑफ फ्रेजाइल फाइट फॉर सर्वाइवल,
कि मतलब ये जो राजी ट्राइब है, हम इस न्यूज़पेपर क्लिप को ही देखकर बहुत कुछ सीख लेंगे कि कहाँ मिल रही है भैया ये राजी ट्राइब। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है, कौन सी ईयर में बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, बताना मुझे। अच्छा, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ रीजन है ना और हिमाचल प्रदेश साथ में, यहाँ पर ना एक फोक पेंटिंग है। इंडिया में अलग अलग फोक पेंटिंग है, जैसे मैथिली पेंटिंग हो गई, वर्ली पेंटिंग हो गई महाराष्ट्र की, मैथिली पेंटिंग बिहार की, या मधुबनी पेंटिंग बिहार की, है ना। तो ऐसे ही एक फोक पेंटिंग इधर हिमाचल और उत्तराखंड रीजन में है। तुम मुझे बताओगे वो फोक पेंटिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में ढूंढकर। तो अभी राजी ट्राइब न्यूज में कैसी आई? राजी ट्राइब ये उत्तराखंड के रीजन में रहती है और यहाँ पंचायत के इलेक्शंस होने वाले थे। तो उत्तराखंड ने क्या डिसाइड किया है पंचायत इलेक्शंस को लेकर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, जो भी पंचायत पति बनने के लिए, पंचायत पत्नी बनने के लिए, मतलब प्रधान बनने के लिए खड़ा होगा, वो कम से कम 8th ग्रेड पास होना चाहिए। और सीट वीमेन के लिए रिजर्व थी, पर कोई भी वीमेन नहीं मिली जो 8th पास है। सो दिस इज रियली अ कंसर्न। अब इस चीज़ को ना आप अपने इंडियन सोसाइटी के आंसर में लिख सकते हो। ये आपके इंडियन सोसाइटी के आंसर में होगा, राजी ट्राइब को इंक्लूड करके। मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, और प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका प्री सिक्योर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ध्यान में रखकर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सो अब हम देखते हैं राजी ट्राइब से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या, द राजी आर क्लासिफाइड इन इंडिया एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या होता है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल, राजी ट्राइब को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जी। दे प्राइमरली इनहेबिट द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, सही। एंड स्पीक अ द्रविडियन लैंग्वेज, नहीं, ये द्रविडियन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये एक ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं। जो ट्राइबल लैंग्वेज एक्चुअली द्रविडियन लैंग्वेज नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया में जो बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसके सिमिलर है, द्रविडियन लैंग्वेज नहीं। क्योंकि द्रविडियन लैंग्वेज मोस्टली इंडिया के द्रविडियन एरिया, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ एरिया में बोली जाती है, और ये ट्राइब का सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा कोई रेलेवेंस मिलता नहीं है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल रहते हैं, बट द्रविडियन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया है ना। ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। थर्ड क्या, दे आर ऑल्सो नोन एज बनरावत और बनमानुस। पंचायत का बनराकस था, यहाँ पे बनराकस नहीं है, बनरावत है, बनमानुस है। एंड ट्रेडिशनली लिव्ड एज फॉरेस्ट एंड केव ड्वेलर, मतलब ये अभी भी उस स्टेज में रह रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में, कि ह्यूमन जब रहना सेटल करता है, ह्यूमन जब रहना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो केव्स में रहता था, हंटर गैदरर जब था। तो ये अभी भी केव में रहते हैं, थोड़े बहुत घर भी इन्होंने बना लिए होंगे, बट अभी भी केव्स में रहना पसंद करते हैं। थर्ड इज करेक्ट। सो 1 और 3 हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब और डिटेल देखते हैं इनके बारे में। तो हमारे राजी ट्राइब, आलिया भट्ट की राजी मूवी नहीं, राजी ट्राइब, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं रीजन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है। एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब है इंडिया की, वन ऑफ द, है ना, स्मॉलेस्ट नहीं बोल रहे हैं, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब। इनको बनरावत या बनमानुस बुलाया जाता है, मतलब ऐसे लोग जो वन में रह रहे हैं, है ना, उनको बोला जाएगा बनमानुस। बनमानुस, जो लोग वन में रहते हैं उनको बनमानुस बुलाया जाएगा, ठीक है। केव ड्वेलर्स पीवीटीजे के रूप में इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंड दे डू नॉट स्पीक द्रविडियन लैंग्वेज, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में है ना, तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलेंगे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, या इसको बतखा भी बोला जाता है, राइट। इनके लाइवलीहुड की बात करें तो सिंस बनमानुस बुला रहे हैं, तो ये अभी भी एक गैदरिंग वाला काम करेंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत बी हाइविंग कर लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते दिख जाएंगे। बट सेटल्ड फॉर्म में कोई एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है ये अभी भी उन चीज़ों से दूर है। थोड़ी बहुत हैंडीक्राफ्ट्स बना लेंगे, बास्केटरी कर लेंगे, बट कोई सेटल्ड बिजनेस इनका नहीं है। वर्शिप की बात करें तो हिंदू गॉड्स की वर्शिप भी करते हैं, इसका मतलब इनका हिंदुइज्म के साथ क्लोज कनेक्शन भी दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हम पीवीटीजी की बात करते हैं। आप यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वही हैं पीवीटीजी, हमारे राजी ट्राइब के लोग। पीवीटीजी की बात करें, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये सब क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल ट्राइब ग्रुप का इंडिया में। अभी इंडिया में अराउंड 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, पीवीटीजी हैं। सबसे ज़्यादा नंबर उड़ीसा में मिलता है। आप ये भी सर्च कर सकते हो, जैसे यू कैन सर्च, आपके लिए एक टास्क है कि असम में कितने पीवीटीजी हैं, क्या असम में पीवीटीजी क्लासिफिकेशन है या नहीं है तो कौन से हैं। असम के अलावा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और कौन कौन से पीवीटीजी मिलते हैं जो न्यूज़ में भी रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक ये कमीशन याद रखना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। एक कमीशन बनी थी ढेबार कमीशन 1973 में, इन्हीं पीवीटीजी प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो ऐसे ऐसे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिस कमीशंस आर रिलेटेड टू व्हाट, ढेबार कमीशन रिलेटेड टू पीवीटीजीज। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिएन रिवर पर। नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग इट, बिकॉज द हिंदू क्या बोल रहा है कि पेरिस पहली बार, फ्रांस पहली बार सिएन रिवर को ओपन कर रहा है पब्लिक स्विमिंग के लिए। हॉलीवुड की मूवीज़ देखोगे ना तो कई मूवीज़ बनी है सिएन रिवर पर। ये सीन देखो, आपको कई मूवीज़ में दिखा होगा ये सिएन रिवर का सीन हॉलीवुड की मूवीज़ में। तो इसको पहली बार ओपन किया जा रहा है, मतलब इससे पहले बहुत पहले हुआ था। कब? 1923 में। 1923 में हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया सबके लिए 1923 का। 1923 जनवरी 1923। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है अभी मेरे से, या आपने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप बताइए जनवरी 1923 में किस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किन लोगों ने पार्टी का फाउंडेशन किया था। ये आपका टास्क हो गया। सो 1923 से लेकर अब पहली बार सिएन रिवर को पब्लिक स्विमिंग के लिए ओपन किया जा रहा है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया सिएन रिवर से रिलेटेड, दैट विथ रेफरेंस टू सिएन रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या? द सिएन इज अप्रोक्सीमेटली 777 किलोमीटर लॉन्ग, मेकिंग इट द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस आफ्टर द लॉयर। कि फ्रांस में लॉयर के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अरे एक मिनट, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है लॉयर के बाद फ्रांस में। एकदम सही है। फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर भी हमें मालूम पड़ गई कि फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है लॉयर, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बनती है। ठीक है जी, करेक्ट है। विद इन पेरिस द सिएन विंड्स थ्रू द सिटी, बिल्कुल सिटी के बीच से गुजरती है पेरिस में। अबाउट 13 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस उतना मतलब नहीं है, बट सिटी के बीच से गुजरती है पेरिस से। फॉर्मिंग द आइलैंड्स इले डी सेट एंड इले सेंट लुइस। ठीक है जी, ये भी करेक्ट, पेरिस के बीच से गुजरेगी और ये दोनों आइलैंड बनाती है। द रिवर एम्प्टीज इनटू द मेडिटेरेनियन सी नियर मर्साइले। नहीं, एम्प्टीज मतलब कि रिवर का माउथ। अब देखो माउथ मतलब क्या होता है। अब जैसे हम गंगा की बात करें तो गंगा इधर निकली ना, गंगोत्री से निकली, रास्ते में कई ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन किए। ब्रह्मपुत्रा निकली, ब्रह्मपुत्रा ने ज्वाइन किया। अब ब्रह्मपुत्रा गंगा ऐसे मिली और फाइनली कहाँ जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल रिवर का क्या कहलाता है? माउथ, जहाँ पर रिवर अपने वाटर को फाइनली एम्प्टी करती है। सो एम्प्टी कहने का मतलब माउथ ऑफ द रिवर। तो माउथ ऑफ द रिवर मेडिटेरेनियन सी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 2 आर करेक्ट ओनली। तो कहाँ है वो हम मैप से मालूम करेंगे, इस मैप से। अब आप इस मैप को देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रांस का मैप भी, पॉलिटिकल मैप भी, और यहाँ जोग्राफिकल रिवर सिएन का भी किया है। ये रहा सिएन रिवर। ये ऐसे सिएन सोर्स से स्टार्ट होके ऐसे फ्लो करके कहाँ जाकर मिल रही है? क्या है ये? इंग्लिश चैनल है। सो रिवर सिएन का माउथ क्या हो गया? इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन सी नहीं। बुझे? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हमें आंसर्स तो मिल गया कि रिवर सिएन का माउथ हो गया इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन सी नहीं। बाकी रिवर सिएन के बारे में कि ऑब्वियसली ये नॉर्दर्न फ्रांस में बहती है, ये हम देख चुके हैं। 777 किलोमीटर लॉन्ग है और फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और बात करें रिवर सिएन्स का, तो ये फ्रांस को लगभग 2 पार्ट में या पेरिस सिटी के बीच से गुजरती है और ये कुछ फेमस आइलैंड्स का भी निर्माण करती है। माउथ इसका इंग्लिश चैनल है जो कि ले हावरे, हॉर्नफ्लियर, नॉर्मांडी कोस्ट के पास पड़ता है। ये मैप के थ्रू आप देख सकते हो, ये रहा मैप यहाँ पर। ये ले हावरे आपको देख रहा है, नॉर्मांडी बीच देख रहा है, नॉर्मांडी बीच। दैट्स वाई ना ऐसे मैप आप ना देखा करो। जब भी मैं ये दिखाता हूँ तुमने स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हो। जरा यहाँ ध्यान दो, ये ध्यान दो, स्क्रीन को पॉज करके मैप देखा करो। ये देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है और रिवर सिएन हमारा यहाँ है। तो रिवर सिएन एक्चुअली इधर जाकर इंग्लिश चैनल में मिलती है। इंग्लिश चैनल मतलब यहाँ पे इंग्लिश है, ब्रिटेन है, यूके है, और मेडिटेरेनियन सी उसके अपोजिट में पड़ रहा है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें। मर्साइले यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास है, ये रहा मर्साइले, मेडिटेरेनियन सी के पास है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिएरा लियोन्स नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब द हिंदू में अगेन एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या आया, दैट डिकेड्स ऑफ एक्टिविस्ट वर्क, कई सालों के वर्क के बाद फाइनली सिएरा लियोन को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है। देखो क्या है, पहले हम इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से ही समझते हैं। द गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स, नाम क्या है भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का? गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स, विच ऑल्सो इंक्लूड द नियर बाई गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क, विल बी सिएरा लियोन्स फर्स्ट यूनेस्को साइट। हमारे यहाँ यूनेस्को साइट्स कितने हैं इंडिया में बताओ? और अभी रिसेंट में क्या इंक्लूड हुआ था? तो हमारे यहाँ नंबर्स तो काफ़ी हैं, बट सिएरा लियोन में, सिएरा लियोन को भी हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे। ये आपके लिए सिएरा लियोन का भी मैप मैंने प्रिपेयर किया है। पहला इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स के रूप में। देखिए भैया, ये कौन सा गोला है जो इस गोला पे, अर्थ वाले गोला पे एग्जिस्ट करता है? आइए,
इट कॉम्प्राइजेज द तिवाई आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क। एकदम सही, न्यूज़पेपर क्लिपिंग में ही दिख गया था मैं। तिवाई आइलैंड इज होम टू 11 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स इंक्लूडिंग वेस्टर्न चिंपैंजी, इंडेंजर्ड कैटेगरी के होते हैं, डायना मंकीज एंड किंग क्लोबस मंकीज। एकदम सही है, ये स्पीसीज मिलते हैं तिवाई आइलैंड पर। गोला रेन फॉरेस्ट इज द स्मॉलेस्ट रिमेनिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन सिएरा लियोन। एक्चुअली स्मॉलेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बुझे। और अभी प्री सिक्योर जैसे ही जुलाई कंप्लीट होगा ना, तो पूरा जुलाई का कंपाइलेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, और जो स्मार्ट आईज के स्टूडेंट्स हैं उनके एप्लीकेशन पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। तो आप वहाँ से ना कंपाइलेशन डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट कर लो और पूरा जुलाई का रिवाइज कर लो। जून का भी आपके पास है। इसी तरह करके आपको करंट अफेयर्स करते जाना है। सो सिएरा लियोन की बात करें, ये पहले यहाँ मैप देखो सिएरा लियोन का अच्छे से, राइट साइड में यहाँ सिएरा लियोन के हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गिनिया यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये अटलांटिक ओशन हो गया सिएरा लियोन, और ये लिबेरिया। इस तरह से सिएरा लियोन अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सो सिएरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन नेशंस अटलांटिक कोस्ट पे, क्योंकि अटलांटिक हमको दिख रहा है, ये गिनिया और लिबेरिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, और अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे पड़ रहा है, तो अटलांटिक ओशन के साथ शेयर कर ही रहा है। बात हम करें सिएरा लियोन में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो गोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोला नेशनल पार्क या तिवाई आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला इनका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, लोकेशन है, तो लोकेशन कहाँ पे? सदर्न सिएरा लियोन में। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सदर्न सिएरा लियोन यहाँ पर पड़ेगा। मोआ रिवर पास करती है यहाँ से, मोआ रिवर, ये मोआ रिवर, ठीक है, लाइबेरिया के बॉर्डर के पास। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन पॉज करके थोड़ी देर ना इस मैप को देखा करो, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई हड़बड़ी नहीं रखनी है। बाकी अब हम तिवाई आइलैंड पर आते हैं। तो तिवाई आइलैंड के बारे में हम बात करें तो हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा था कि तिवाई आइलैंड में इंडेंजर्ड चिंपैंजीज मिलते हैं, डायना मंकी है, किंग कोलंबस मंकीज है ना, छोटा सा है, 12 स्क्वायर किलोमीटर का। हमारे यहाँ जू होते हैं 12 स्क्वायर किलोमीटर में, बट ठीक है, चलो सिएरा लियोन एक छोटा सा है, तो वहाँ पे 12 स्क्वायर किलोमीटर का ही एक जो प्रोटेक्टेड रीजन हो गया, है ना। रेन फॉरेस्ट के रूप में बात करें तो गोला रेन फॉरेस्ट जो है ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, स्मॉलेस्ट नहीं, सिएरा लियोन का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। बड़ी अच्छी पिक्चर देखो यहाँ पे यूनेस्को ने इंक्लूड की है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये बर्ड्स। आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कौन से बर्ड्स हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो ब्रीफिंग है, जो बेसिक डिटेल्स हैं, ये पहले भी हमने प्री सिक्योर के कई सेशंस में या डीसीए में या आसाम प्रहरी में डिस्कस किया है या पीवाईक्यू एनालिसिस में। तो ये बार बार लिखने के पीछे पर्पस पता है क्या रहता है कि आपने रिवाइज करते जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टोकरा आइलैंड पर। टोकरा आइलैंड्स, अब अगेन द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, देखो क्या 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 बात है यहाँ पर, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 900 झटके मिले इनको, 900 क्वेक्स इन टोकरा आइलैंड। कहाँ पड़ता है भैया? तो वही जहाँ पर झटके ज़्यादा मिलते हैं, जापान, J4 जापान, जयपुर झटके, यहाँ पे अर्थक्वेक के झटके आपको मिलते रहेंगे, धरती हमेशा हिलती रहती है। 900 क्वेक्स आ चुके हैं, मतलब 900 झटके। ज़्यादा लीथल नहीं था, बट लोग परेशान तो होंगे ना। हमारे यहाँ हल्का सा बेड हिल जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे भाई ये बेड हिल रहा है, चेयर हिल रहा है, क्या हो रहा है। और यहाँ 900 झटके रेगुलर लोगों को मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस आइलैंड वॉज इन न्यूज। और अब हम इसको यूपीएससी के लिए, एपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीसीस के लिए पढ़ते हैं। दे आर अ वोल्केनिक आइलैंड इन द रियुकू आर्किपेलेगो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोगोशिमा प्रीफेक्चर। करेक्ट है। अभी मैप जब देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि ये रहा टोकारा आइलैंड कोगोशिमा प्रीफेक्चर पे, जापान का, जापानीज मैप पर, जापान के मैप पर आपको दिखेगा ये यहाँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या? द टोकारा ग्रुप इंक्लूड्स नाकोशिमा, तकारीजीमा एंड कोडाकराजीमा अमंग इट्स 12 आइलैंड, 7 ऑफ विच आर इनहेबिटेड। एकदम सही है, टोकारो ग्रुप्स में ये आपको आइलैंड छोटे छोटे और बाकी 12 आइलैंड्स भी मिलते हैं। थर्ड, माउंट ओटाके अ डोरमेंट वोल्केनो इज लोकेटेड इन नाकोनीशिमा। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो गलती हो जाएगी। माउंट ओटाको बिल्कुल नाकोनीशिमा नाम के आइलैंड पर है, ये एक करेक्ट है। लेकिन गलत क्या है? डोरमेंट वोल्केनो नहीं है। एक्चुअली में माउंट ओटाको में क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। अब ये हो गई छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें कि एक्टिव वोल्केनो है माउंट ओटाके में, डोरमेंट नहीं। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान दिया करो, छोटी छोटी चीज़, 1 and 2 ओनली। अब ये आपके लिए वो डिटेल्स हो गए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैप में आप देख सकते हो जापान के मैप में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पर।
तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहाँ पे आकाशवाणी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब जगह था। अलग अलग जगह से हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन आपके लिए, इसलिए ताकि कहीं से भी मिस नहीं हो। तो इंडिया का रोल ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड में, जिसको हम कोडेक्स कमीशन बोलते हैं, उसकी 88th मीटिंग में इंडिया की बड़ी तारीफ की गई कि वाह इंडिया बढ़िया काम कर रहा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। चलिए, तो फूड से रिलेटेड सिक्योरिटी में क्या है देखते हैं। द CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 बाई FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है तुम मुझे बताओगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो सही है जी, WHO और FAO मिलकर 1963 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इट करेंटली हैज़ 189 मेंबर्स कंप्राइजिंग 188 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन, करेक्ट, इंक्लूडिंग हमारा प्यारा भारत, इंडिया भी इसका मेंबर है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स आर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ना, लीगली बाइंडिंग ना है जी, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। अब ये ना छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, इसका मतलब तुम नहीं बोलोगे कि सर आपने तो बोल्ड ही नहीं किया, तो फिर कैसे, ऐसा नहीं है, एग्जामिनेशन में हमेशा बोल्ड करके दे, जरूरी नहीं है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं, तो ये दोनों तो करेक्ट थे, नॉट करेक्ट कौन सा, ये, सो आंसर क्या होगा 3 ओनली। गलती से 1 और 2 चूज कर लोगे तो भारी मिस्टेक हो जाएगा, वो भारी मिस्टेक नहीं करने का है, बुझे, इसलिए 3 ओनली इज द आंसर, नॉट करेक्ट। अब हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। 1963 में WHO एंड FAO इसकी स्थापना करते हैं, हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये वॉलेंटरी टाइप का एक स्टैंडर्ड है जिसको भारत जैसे नेशन, भारत मतलब हमारा प्यारा इंडिया और बाकी नेशंस 188 कंट्रीज अपने तरफ से खुद कंट्रीब्यूट करते हैं कि भैया हाँ हमें भी फूड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। बाकी इसके फंक्शंस की बात करें तो फूड सेफ्टी, फूड में क्या एडिटिव्स डाले जाएंगे, कॉन्टेमिनेंट्स नहीं होने चाहिए, बाकी इन सारी चीज़ों को, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स। अभी मैंने तुम्हें आसाम प्रहरी में मैंने तुम्हें टी गार्डन्स, आसाम के टी से रिलेटेड उसमें मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट समझाया था ना, कि पेस्टिसाइड्स का लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसको मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स बोलेंगे। इन सब चीज़ों को भी देखने का काम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है, सो दैट पूरे ओवरऑल फूड सेफ्टी इंप्रूव होते रहे, इंक्रीज होते रहे। ठीक है, इंडिया का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ क्या रोल है, हम इस पर अगर आएँ, यहाँ देखें, आज का सेशन लंबा होगा क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स कर रहे हैं ना, सो धीरज रखकर, धीरज तो ये सेशन देखेगा ही, बाकी लोग भी धीरज के साथ, पेशेंस के साथ सेशन देखते जाइए। ब्रेक आपको लेना है, वैसे ब्रेक की ज़रूरत क्या है, 1 घंटे का सेशन सिंसियरली नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा, पर ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेकर भी, बट पूरा कंप्लीट करना है। इंडिया एंड कोडेक्स की बात करें तो इंडिया 1964 से इसका मेंबर है और एक एक्टिव मेंबर है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2025 की बात करें तो इंडिया ने क्या प्रपोज किया, स्मार्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर कोडेक्स स्ट्रेटेजिक प्लान, मतलब फूड सिक्योरिटी और इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। Even India has also become the chairman since 2014, chair of the Codex Commission since 2014. So India अपने, जैसे हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे फूड सेफ्टी के लिए FSSAI नाम की हमारी अथॉरिटी है, इट मेंटेन्स द फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी इन डिफरेंट, चाहे वो टी हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, बाकी सब चीज़ों में। तो इंडिया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक इंपॉर्टेंट एक्टिव मेंबर 1964 से है और FSSAI और बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मून डे से। अभी इंटरनेशनल मून डे जुलाई 20 को मनाया जाता है, आप यहाँ द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, मून डे रिमेंबरिंग द लीप। सिंपल सा हेडिंग था, लेकिन ये सिंपल सी हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाती है, क्योंकि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे, हमारे लिए भी नहीं रहे, पर कभी जब नासा ने अचीव किया था तो हमें उनकी तारीफ तो करनी चाहिए। कोई इंसान अच्छा करे, कोई ग्रुप अच्छा करे तो उसे जलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में जलने वाले बहुत मिलेंगे, पर आप वैसा मत बनना, वैसा नहीं सीखना है, जो जलता है उसको जलने दो, हमें आगे बढ़ते जाना है ना। सो इंटरनेशनल मून डे क्या हो गया, इट इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 20 टू कमेमोरेट अपोलो 11 लूनार मॉड्यूल्स लैंडिंग ऑन मून इन 1969। 1969 में अपोलो 11 का जो लूनर मॉड्यूल था, इसमें कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे, नाम बताना, अभी हम देखेंगे। वैसे इनके मून लैंडिंग को सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑफिशियली सेलिब्रेटेड इन जुलाई 20, 2021। अब जुलाई 20 तो डेट फिक्स हो गया, तो जुलाई 20, 2025 को भी सेलिब्रेट किया गया था, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बट पहली बार 2021 में नहीं, 2022 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है,
रॉन्ग हो गया दूसरा वाला। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2021, मतलब डिक्लेरेशन जो है वो किया गया है 2021 में, और सेलिब्रेट कब किया जा रहा है 2022 में। ठीक, सो 1 and 3 आर करेक्ट। करेक्ट ढूंढना है भैया तो 1 and 3 आर करेक्ट। अब आइए हम इंटरनेशनल मून डे, आप ये पिक्चर देख सकते हो, नासा ने जो पिक्चर लॉन्च रिलीज किया था वो एक पिक्चर है, और बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट भी था कि 1 स्मॉल लीप ऑफ द ह्यूमन वुड बी अ ग्रेट लीप, 1 स्मॉल फीट ऑफ द ह्यूमन वुड बी अ ग्रेट लीप फॉर मैन काइंड। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ये देखिए, 1 स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन वुड बी अ जाइंट लीप फॉर मैन काइंड। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो अपोलो 11 के कमांडर थे, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ये। ठीक है, चलिए चलिए जी, तो अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं। तो 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर करती है, और 2022 से इसे जुलाई 20 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। डेट कंट्रोवर्सी की बात करें तो कई बार बोला जाता है कि ल्यूनर मॉड्यूल जो है वो लैंड किया जुलाई 20 में, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लैंड किए थे तब तक जुलाई 21 हो चुका था, बट फिर भी जुलाई 20 ही ऑफिशियल डेट माना जाता है। इस कंट्रोवर्सी और बाकी कॉन्स्पिरेसी से हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं। इसमें क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को, यूथ को स्काई गेजिंग, मतलब स्काई को देखना, ऑब्जर्व करना, साइंस आउटरीच को, स्पेस आउटरीच को, इन सबको प्रमोट किया जाता है। सो ऐसे इवेंट्स, ऐसे डे ना रेगुलरली ऑब्जर्व करते रहने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉट्स की बात करें कि कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने यहाँ इस जो हिस्टोरिक अपोलो 11, ये भी याद रखिएगा अपोलो 11 ही था वो मॉड्यूल, अपोलो 11। तो अपोलो 11 में कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर थे, साथ ही साथ बज ऑल्ड्रिन भी थे, और साथ ही साथ पॉल कॉलिंस भी थे। हालांकि पॉल कॉलिंस पहुंच नहीं पाए थे मून के सरफेस पे, बट ये तीनों थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन एंड पॉल कॉलिंस। ठीक है, ये 3 लोग। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, माउंट लियो टोबी पर। माउंट लियो टोबी, इट वॉज इन न्यूज डाउन टू अर्थ। देखो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आकाशवाणी, बीबीसी, इन सब के साथ साथ डाउन टू अर्थ ना एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलते हैं, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को ये बड़ा प्रिय है ये वाला पोर्टल, इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे, पहले भी किया ही है। तो डाउन टू अर्थ इंडोनेशिया के माउंट लियो टोबी लाकी के बारे में बोल रहा है कि ये वोल्केनो बार बार इरप्ट हो रहा है, और डाउन टू अर्थ रिंग ऑफ फायर को मेंशन कर रहा है। तो तुम अपने प्रीलिम्स में ना रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज, ये पहले भी मैंने करवाया है, आज फिर करवाऊंगा, याद रखना इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है दैट माउंट लियो टोबी कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेटोवोल्केनोज नेम्ड लियो टोबी लाकी लाकी एंड लियो टोबी प्रेम्पुआन, मतलब एक मेल नेम है, एक फीमेल नेम है, एकदम करेक्ट है। दूसरा, द प्राइमरी इरेप्टिव मटेरियल फ्रॉम बोथ वोल्केनो इज एंडेसाइट रिफ्लेक्टिंग देयर इंटरमीडिएट वोल्केनिक कैरेक्टर, अगेन करेक्ट। ये ना, ये सारे स्टेटमेंट्स ना आपको याद रखना है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें साइंस में पीएचडी नहीं करनी है। हमें ये समझना है कि जो प्राइमरी इरप्टिव मटेरियल है, जो वोल्केनो जैसे हो गया, वोल्केनो से जो भी इरप्ट होकर आ रहा है, एंडेसाइट का मटेरियल नाम का मटेरियल इस वोल्केनो में, इन दोनों वोल्केनो में प्राइमरीली मिलता है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। बाकी हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले मैप देखें तो इंडोनेशिया के मैप में हम देखेंगे तो ये रहा इंडोनेशिया का मैप, यहाँ पे बाकी आप नेशंस भी देख सकते हैं। ये जकार्ता कैपिटल हो गया, और यहाँ पर है हमारा माउंट लियो टोबी लाकी लाकी नाम का मैप। ये आप देख सकते हो किस तरह से इरप्शन हो रहा है। तो आप इंडोनेशिया में जकार्ता के किस साइड पड़ेगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो अगर हम इंडोनेशिया में ड्रॉ करें तो ये थोड़ा पड़ जाएगा इनके कैसे, साउथ ईस्ट की तरफ, राइट। तो जकार्ता के साउथ ईस्ट में है, ऐसे वर्ल्ड मैप में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाली से साउथ ईस्ट में पड़ता है, ये सब चीज़ में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। सो माउंट लियो टोबी जो कि एक ट्विन वोल्केनो है, एक मेल नाम एक फीमेल नाम देख चुके हैं हम, पूरा ये नाम याद नहीं रखना है आपको, बस ध्यान में रखिएगा, रिवीजन करने के टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। वोल्केनिक टाइप स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में आपको डिटेल में और जानना है तो ये आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा, या अगर वोल्केनो के बारे में आप चाह रहे हो तो मैं एक काम करूंगा, वोल्केनो के ऊपर एक स्पेशल सेशन या तो मैं ले लूँगा, या आप ज्योग्राफी जो मैम पढ़ा रही हैं दीपशिखा मैम, उनको बोलेंगे वो ले लेंगे। ठीक है। रिंग ऑफ फायर ये हॉर्स शू की तरह ये दिखने वाला रीजन रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन ट्रेंच को कवर करता है। रिंग ऑफ फायर ये रीजन बड़ा एक्टिव रहता है वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा आते जाते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच 90% ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिंग ऑफ फायर रीजन। 90%, 75% ऑफ वर्ल्ड वोल्केनो भी यहाँ मिलते हैं, तो सोचो कितना एक्टिव रीजन है।
कौन कौन सा पार्ट पड़ जाएगा इसमें? तो फिलीपींस है ना, आपका न्यूजीलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया, ये सारे रीजन इस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में पड़ते हैं। सबडक्शन जोन है मोस्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर नीचे आते रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है इस रीजन में। प्लेट मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है, टिपिकली एक दूसरे के ऊपर स्लोली आते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पर देखा जाता है स्लोली होने के बाद भी। उसका एक रीज़न क्या है कि एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये ऐसे ही एक दूसरे के नीचे आया, तो भले स्लोली आया बट डिस्टर्बेंस बड़ा ग्रेट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यूजुअली हमेशा अर्थक्वेक्स और वोल्केनो इस रीजन में आप ऑब्जर्व करोगे, हमेशा जापान में, इंडोनेशिया में, इन रीजन्स में आपको हमेशा रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में हमेशा आपको वोल्केनो या अर्थक्वेक के इवेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टुवालू आइलैंड। अब टुवालू आइलैंड डाउन टू अर्थ में क्यों मेंशन था? एक स्पेशल रीजन के वजह से, कि जो टुवालू आइलैंड है ना, ये एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज जिसमें ह्यूमन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है जिससे क्लाइमेट चेंज बड़ा जल्दी हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना टुवालू आइलैंड में क्या देखा गया कि टुवालू आइलैंड के लोग दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ सबमर्जिंग बिलो द सी, इसलिए ये टुवालू आइलैंड न्यूज़ में था। ये आप देख सकते हो किस तरह से दोनों तरफ से सी इसको डुबाने का काम कर रहा है, राइट। इस वजह से टुवालू आइलैंड न्यूज़ में था ये। अब हम देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम बाकी और डिटेल्स भी देखेंगे टुवालू आइलैंड का। पहला क्या है? टुवालू कंप्राइजेज 9 आइलैंड्स एंड लाइज बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन। करेक्ट, ये वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लाई करता है टुवालू आइलैंड। रुकिए, आपके लिए मैं यहाँ मैप भी अटैच कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये रहा, अब चलो मैप भी इंक्लूड कर दिया, वो रह गया था वहाँ पर। अब जरा पहले हम टुवालू आइलैंड का मैप देख लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टुवालू आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड। पहले ना ये यूके के कंट्रोल में था। आप यहाँ पे इस मैप को, टुवालू आइलैंड के मैप को ध्यान दो, और अब उस क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ ये टुवालू येलो कलर में। अब क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट? टुवालू कंप्राइजेज द 9 आइलैंड, छोटे छोटे 9 आइलैंड से, लाइज मेनली बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन। वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये ऑस्ट्रेलिया ये हवाई, इसके बीच टुवालू आइलैंड पड़ रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ हवाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हुआ। लेकिन पहला स्टेटमेंट सही कैसे हुआ? मैप के थ्रू। ये मैप को ध्यान से पॉज कर लो स्क्रीन को, एक बार मैप को ध्यान से देखो, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पर चलें। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भैया ऑल ऑफ इट्स आइलैंड्स आर लो लाइंग विथ नो पॉइंट एक्सीडिंग 4.5 मीटर अबव सी लेवल मेकिंग देम वल्नरेबल टू सी लेवल राइज। एकदम करेक्ट है कि इसके सारे जो आइलैंड्स हैं ना, छोटे छोटे जो 9 आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, सब बड़े लो लेंगे। थोड़ी पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। सारे के सारे आइलैंड्स जो हैं वो लो लाइंग आइलैंड्स हैं, मतलब सी लेवल से 4.5 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं है, एंड दैट्स वाई क्लाइमेट चेंज के वजह से सी लेवल राइज जो हो रहा है उसके वजह से इनको थ्रेट फेस हो रहा है। थर्ड, द आर्कीपेलागो हैज सेवरल पेरेनियल रिवर्स। अब भैया पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं बताओ तो? पेरेनियल रिवर्स क्या होता है गाइज? रिवर्स को ना ऐसे हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया पेरेनियल रिवर्स जिसमें सालों भर पानी रहता है। दे हैव पानी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर दे हैव वाटर। मोस्टली किस वजह से? तो मोस्टली ये किस वजह से होते हैं? ग्लेशियल लेक्स के वजह से, ग्लेशियर्स के वजह से, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब हो गए पेरेनियल रिवर्स हमारे। फिर होते हैं एफेमरल रिवर्स जो होते हैं, एफेमरल रिवर्स में पानी जो होता है ना, ये यूजुअली मानसून की वजह से आता है, या इनका कुछ थोड़ा सोर्स रहता है, उस सोर्स के वजह से भी पानी आता रहता है, बट मानसून के टाइम में ज़्यादा पानी कैरी करते हैं। ये पेरेनियल ज़्यादा नहीं होते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहने वाले जो रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे आर एफेमरल रिवर्स। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहने वाले जो रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल रिवर्स। तो हमारा ये जो छोटा सा आर्कीपेलागो है, समंदर के पास है, कहाँ से पेरेनियल रिवर्स रहेगा इसमें? यहाँ पे आपको कैसे रिवर्स मिलेंगे? एफेमरल रिवर्स में। इवन एक्चुअली में कहा जाए, रिवर की डेफिनेशन देखी जाए तो कोई प्रॉपर रिवर भी नहीं है यहाँ पे टुवालू आइलैंड में। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एफेमरल रिवर्स कौन कौन से हैं? कावेरी, कृष्णा। ये एक बार आप जाकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। तो 1 and 2 आर करेक्ट।
बाकी और हम टुवालू आइलैंड की बात करें तो टुवालू आइलैंड जैसा मैंने बताया कि पहले ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था, फिर बाद में क्या बोलते हैं उसे, रिलीज हुआ ब्रिटिश के अंदर से। अभी भी एक कॉमनवेल्थ स्टेटस है, इंडिपेंडेंट किंगडम तो बन गया है यूनाइटेड किंगडम से, बट फिर भी टुवालू आइलैंड अभी भी किसको अपना राजा मानता है, ब्रिटिश किंग को, राइट, स्टिल ब्रिटिश किंग को अपना राजा मानता है, एंड दैट्स वाई कॉमनवेल्थ का एक एक्टिव पाथ है कॉमनवेल्थ रियाम का। इसके कैपिटल की बात करें तो फूनाफूटी नाम का, टूटी फ्रूटी जो होता है फूनाफूटी, वैसा एक आइलैंड है। रिवर्स इसमें यूजुअली नहीं मिलते हैं, है ना, अगर छोटे मोटे रिवर्स मिलेंगे भी तो मिलेंगे, बट कोई बड़ी रिवर नहीं है यहाँ पर। और सी लेवल राइज होने के वजह से ये आइलैंड थ्रेट फेस कर रहा है कि लोग डूब जाएंगे। इसके नेबर्स की बात करें तो किरिबाती और फिजी इसके नेबर्स हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया और हवाई आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, इसके साउथ वेस्ट में हो गया, और हवाई आइलैंड नॉर्थ ईस्ट में हो गया, उसके बीच टुवालू आइलैंड लाई करता है, ये जैसा लोकेशन में दिख रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है CITB टेस्ट के ऊपर। अब टीबी का टेस्ट जो है, यहाँ आप देखिए द हिंदू बड़ा अच्छे से लिख रहा है कि टीबी टेस्ट को, क्योंकि केरला में, आंध्र प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, कई रीजन में टीबी काफ़ी केसेस मिलते हैं, तो टीबी टेस्ट के लिए ना एक यूजर फ्रेंडली स्किन टेस्ट स्टार्ट किया गया है, और केरला गवर्नमेंट इसको अलाउ भी कर रही है। इसमें क्या होगा, टीबी का इन्फेक्शन ना 48 से 72 घंटे में, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर टीबी का टेस्ट बस स्किन पे, इस तरह से क्या किया जाएगा, एक केमिकल आपके स्किन पे डाला जाएगा, और ये जो फोला जैसा हो रहा है ना, ब्लिस्टर जैसा, इसके साइज से डिसाइड कर लिया जाएगा कि भैया टीबी का टेस्ट पॉजिटिव है या टीबी का टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, ये है CITB टेस्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CITB टेस्ट क्या हो गया भैया, अ न्यू इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। हाँ, यही है, इंट्राडर्मल टेस्ट है, स्किन टेस्ट है, जहाँ पे स्किन पे आपको केमिकल इंसर्ट करके और बिना किसी ज़्यादा पेन के, बिना ज़्यादा टाइम लिए टीबी की डिटेक्शन हो सकता है। सो CITB टेस्ट हो गया, जहाँ पे स्किन को यूज करके स्किन फ्रेंडली टेस्ट बनाया गया है। 48 से 72 घंटे के अंदर टीबी टेस्ट हो जाता है। 3rd जनरेशन टेस्ट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सर्टिफाई कर रही है, अप्रूव कर रही है। बाकी हम टीबी डिजीज की बात करें तो टीबी डिजीज बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट, जो कि एयर के थ्रू कम्युनिकेट होता है यूजुअली। जब भी टीबी से इन्फेक्टेड कोई पर्सन अगर वो छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, तो उस केस में टीबी के बैक्टीरिया हेल्दी बॉडी में भी प्रवेश कर सकते हैं। दैट्स वाई टीबी अगर किन्हीं को हो तो फिर उनके लिए क्या जरूरी है कि वो खांसने छींकने के टाइम में अपने मुंह पर, अपने नाक पर हाथ रख के खांसे छींके। ये आपके एक इंडिया का मैप दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से टीबी के मरीज हैं। सो ये जो अभी मैप है, बाकी स्टेट्स भी हैं, बाकी यूनियन टेरिटोरीज भी हैं, बट यहाँ पे हाईलाइटेड वो स्टेट्स, वो यूनियन टेरिटोरीज किए गए हैं जहाँ पे टीबी के ज़्यादा मरीज मिलते हैं। यू कैन लुक एट द मैप और आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में कितने मरीज हैं, कैसे हैं। चलिए, टीबी बैक्टीरिया बॉर्न एक डिजीज है जिसको लेकर, और ये काफ़ी लीथल भी हो जाता है, राइट। बहुत सारे केसेस हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 27% टीबी का बर्डन है, लार्जेस्ट बर्डन है, लार्जेस्ट बर्डन इन द वर्ल्ड। 27% केसेस इंडिया से सिर्फ मिलते हैं। लेकिन इंडिया में ये भी ठान लिया है कि 2025 तक हम टीबी केसेस को ख़त्म कर देंगे। इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि एलिमिनेट कर देंगे टीबी को 2025 तक। 2025 आ चुका है, सो लेट्स सी 2025 के एंड में कि खत्म होता है कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग 2030 का है। हम देखते हैं 2025 एंड होने पे कि खत्म हो पाता है कि नहीं। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव किया है, आगे बढ़े हैं हम, बट पूरा खत्म होना शायद नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, फिर भी ग्रोथ तो हो रहा है। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में बड़े काम आते हैं। वर्ल्ड टीबी डे, तो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रख दिया है, मतलब ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट हो गया। आपको बताना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सर्च करके बताओगे। क्यों किया जाता है वो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि इसी रोज़ टीबी नाम के बैक्टीरिया, टीबी जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के वजह से होता है, इसकी डिस्कवरी की थी, किसने की थी, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी 1882 में। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे के रूप में। सिंस 1982 ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। खोज 1882 में ये हो गई थी, बट सेलिब्रेशन 100 साल के बाद 1982 से किया गया। और 2025 का इस साल का थीम क्या है ये भी तुम मुझे बताओगे, ये भी तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट हो गया, बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी पंचायत ऐप। तो पंचायत वेब सीरीज आपने देखा, बड़े खुश हुए, एंजॉय किया। अब मेरी पंचायत ऐप की बात करें, आप यहाँ PIB पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बड़े गर्व से ये शेयर कर रहा है दैट मेरी पंचायती ऐप। अब हमारे फुलेरा पंचायत में भी अगर पंचायती ऐप अच्छे से यूज हो तो ना तो बनराकस नाराज होगा, ना सचिव जी पे एलिगेशंस लगेंगे, ना प्रधान जी नाराज होंगे, है ना। तो मेरी पंचायत ऐप ग्लोबल स्टेज पे WSIS चैंपियन अवार्ड जीत रहा है स्विट्जरलैंड में।
क्यों? क्योंकि मेरी पंचायत ऐप ने सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को पंचायत लेवल पर डिजिटल टूल्स का यूज करते हुए सच में इनेबल किया है। दैट्स वाई दिस मेरी पंचायत ऐप ने ग्लोबल स्टेज पर ग्लोबल ई गवर्नेंस को, डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने वाले अवार्ड को जीता है। लेट्स स्टडी अबाउट इट। पहला स्टेटमेंट क्या? पहला स्टेटमेंट ये दैट इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर रूरल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल गवर्नमेंट फंक्शंस इनटू अ सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस। सही है। अब पंचायत में चाहे सोलर लाइट लगाने की बात हो कि सचिव जी सोलर लाइट कहाँ कहाँ लगा रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा, पंचायत की रोड बनाने की बात हो, जो भी बात हो, पंचायत में शौचालय बनाने की बात हो। अब हमारा जो विनोद था, देख रहे हो विनोद कैसे आ गया तो हमारा विनोद था, उसके घर में शौचालय बाथरूम नहीं लग रहा है। विनोद इसके लिए परेशान, बनराकस ने उसको अपने साइड बुला लिया। हालांकि वो गरीब था, गद्दार नहीं था, उसने गद्दारी नहीं की। खैर यहाँ हम आते हैं। अब ये सारी चीज़ से रिलेटेड एक पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरी पंचायत ऐप पर मिलेगा। तो डिजिटल ई गवर्नेंस तो प्रमोट कर ही रहा है। द ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलेबोरेशन विथ NIC, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। एकदम सही है। मिनिस्ट्री ऑफ IT और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिलकर NIC के हेल्प से मेरी पंचायती ऐप को चला रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट, मेरी पंचायती ऐप ऑपरेट्स ऑन 12+ इंडियन लैंग्वेजेज। बिल्कुल सही है। मेरी पंचायती ऐप हिंदी, इंग्लिश और बाकी अलग अलग 12+ कई इंडियन लैंग्वेजेस पे ऑपरेट करते हैं, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। सिर्फ एक लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है ना। इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। ये डिटेल्स आपको याद रखने हैं मेरी पंचायती राज ऐप के लिए या मेरी पंचायत ऐप के लिए, कि रूरल एरियाज़ में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए लोग जो पंचायत के जो भी हैं, अब सचिव हो गए, उप सचिव हो गए, हमारा विकास हो गया, तो गांव में विकास कैसे हो, इसके लिए विकास कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, इन सब चीज़ के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ाने के लिए मेरी पंचायत ऐप है। बाकी हम प्राइज की बात करें तो ये प्राइज किस लिए दिया जाता है? प्राइज इसलिए दिया जाता है ताकि ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है, उसको देखकर। तो मेरी पंचायत ऐप ने सच में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, ICT को यूज करके डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट किया है। दैट्स वाई ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें कई सारे सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, मतलब शौचालय, रोड बनाना और सोलर तो है ही, साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग भी किया जाएगा ग्राम पंचायत लेवल पे। तो इससे किसानों को भी फ़ायदा हो गया ना, हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा हो गया। सचिव जी को अगर ये नहीं मालूम है तो हमारे जो सचिव जी हैं ना, जीतू भैया, उनको तुम लोग बता देना, ठीक है, उनके काम आएगा। सो रियल टाइम अपडेट्स देने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए, पंचायत के डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए मेरी पंचायत ऐप यूज हो सकती है। मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है। सो दैट्स वाई ग्राम सभा हो गए, ग्राम सभा के एजेंडा को डिस्कस करना हो गया, पंचायत के डेवलपमेंट को एजेंडा को डिस्कस करना हो गया, इन सब के लिए यूज हो सकता है। ओके, ये था आज का प्री सिक्योर का सेशन। और अब आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अलग से। पहला है निक्षय पोषण योजना पर, तो इन निक्षय पोषण योजना के बारे में आप पढ़ोगे और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करोगे। कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। और दूसरा है काशी डिक्लेरेशन पर। काशी, वाराणसी, भोलेनाथ का शहर, देवादिदेव महादेव का, सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से ये काशी डिक्लेरेशन अभी सक्सेसफुल हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है, ये आंसर तुम्हें करना है, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज प्री सिक्योर। आई प्रे कि देवादिदेव महादेव आप सब पर, हम सब पर अपना कृपा दृष्टि ऐसा ही बना रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।